राज्यसभा में मनोनीत होकर पहुंची देश की पहली महिला सांसद रुक्मिणी देवी के बनाए इस डांस ग्रुप को भरतनाट्यम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत आए चीन के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने 2 तोहफे भी दिए। ये दोनों तोहफे तमिलनाडु के इतिहास और वहां की कला से जुड़े हैं। इनमें एक द्वीप है। 120 ज्योत वाला ये द्वीप 6 फीट ऊंचा है। इसका वजन 108 किलो है। ये द्वीप पीतल से बना है, जिस पर सोने की परत चढ़ी है। तमिलनाडु के कलाकारों के बनाए इस द्वीप को अन्नम द्वीप कहा जाता है। दूसरा तोहफा एक पेंटिंग है, जिस पर सरस्वती देवी को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। 3 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी इस पेंटिंग का वजन 40 किलो है। इस तरह की पेंटिंग को तैयार करने में ही 40 दिन का वक्त लग जाता है। सौभाग्य की एक बात यह कि शी जिनपिंग का भारत दौरा पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। जिनपिंग के दौरे से पहले ही चीन कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा कह चुका है। शी जिनपिंग के दौरे से भारत और चीन के रिश्ते और मजबूत होंगे। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली की वजह से 31 अक्टूबर से पहले ही वेतन मिल जाएगा। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने राज्य के वित्त मंत्रालय को कर्मचारियों का वेतन जल्द देने का आदेश दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पिछली सरकारों पर राज्य को बांटने का आरोप लगाया। दिल्ली के हौस खास इलाके से पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पकड़ी गई महिलाएं एटीएम और भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को निशाना बनाती हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई, जिसका सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने गोलाबारी की है, हमारी फौज ने उसका भरपूर जवाब दिया। अभी तक पटना में बारिश और बाढ़ के बाद अब वहां के लोगों को डेंगू का असर सताने लगा। जानकारी के मुताबिक अब तक डेंगू के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पीएमसीएच में अलग से स्पेशल डेंगू वार्ड बनाए गए। बताया गया कि शहर से बाढ़ का पानी निकलने के बाद से ही डेंगू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक पटना में तकरीबन 1000 से ज़्यादा डेंगू के मरीज आ चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह पीएमसीएच का डेंगू वार्ड है और यहाँ पर इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती डेंगू के मरीजों को मच्छरों से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने हर बेड पर मच्छरदानी लगवाई। यहाँ पर इलाज के लिए व्यवस्था किया गया है। मच्छरदानी चारों तरफ लगाया गया है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। डेंगू की मार झेल रहे मरीजों के रिश्तेदार भी काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ का पानी तो निकल चुका है, लेकिन उसके बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में डेंगू और दूसरी बीमारियों ने डेरा जमा लिया है। मच्छर काटा है, हम 1 हफ्ते से परेशान हैं। 1 हफ्ता घर में रखे हैं, नहीं हुआ तो फिर 4 दिन 5 दिन पहले यहाँ पर इंसिडेंट पहुँचे। कुछ मरीजों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डेंगू के इलाज के सही इंतजाम नहीं है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि मरीजों की बढ़ती तादाद को ध्यान में रखते हुए पहले ही बेड की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। जब ये पानी का जमाव हुआ तो हमारी आशंका बढ़ी। हम लोगों ने टोटल 75 बेड डेंगू के लिए कर दिया है, जबकि स्थिति यह है कि किसी दिन हमारे यहाँ 30 से ज़्यादा मरीज भर्ती नहीं हुए। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में बाढ़ के बाद जल जमाव की वजह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे बिहार में अब तक डेंगू के 1248 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें सिर्फ पटना के ही 1000 से ज्यादा मामले हैं। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में रैनबैक्सी और फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। रेलीगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ के बाद शिविंदर और मालविंदर के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 1 दिन बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया। आप देख सकते हैं जो रेलीगेयर के जो पूर्व प्रमोटर हैं मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह और अन्य 3 को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है और इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों का आरोप है कि पकड़े गए लोगों ने फर्जी कंपनियों में अवैध तरीके से रकम ट्रांसफर कर हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी की और उस हेराफेरी को छिपाने के लिए अपनी कंपनी की ऑडिट बुक्स में भी धांधली की। इनके ऊपर आरोप जो है वो कंपनी जो थी उसके फंड को साइफन ऑफ करने से रिलेटेड है और उसी संबंध में जांच के बाद जो है ये कार्रवाई की गई। हालांकि पकड़े गए आरोपियों ने आर्थिक अपराध शाखा की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
जबकि आर्थिक अपराध शाखा के वकील ने दलील दी कि यह कार्रवाई आरबीआई की फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर की गई। बताया गया कि यह मामला 2008 में शुरू हुआ था, जब शिविंदर और मलविंदर सिंह ने अपनी कंपनी रैनबैक्सी जापान की एक कंपनी डाइची सांक्यो को बेच दी। 9,000 करोड़ रुपए के इस सौदे में टैक्स चुकाने के बाद दोनों भाइयों को करीब 7,000 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके बाद दोनों भाइयों ने उस रकम से रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी की शुरुआत की। आरोप है कि रेलिगेयर के जरिए दोनों भाइयों ने 2,397 करोड़ रुपए गलत तरीके से दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए। इस कथित धोखाधड़ी की जानकारी 2018 में तब हुई जब दोनों भाई रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के बोर्ड से बाहर हो गए। मुंबई के पास भिवंडी में सड़क पर गड्ढों की वजह से हुई एक महिला डॉक्टर की मौत और लोगों के हंगामे के बाद गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और खस्ताहाल सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। टूटी सड़क और वहां मौजूद बड़े बड़े गड्ढों को मजदूर पत्थरों से भरते नजर आए। साथ ही खराब पड़ी सड़क के एक हिस्से को खुदाई करने वाली मशीन की मदद से पूरी तरह उखाड़ दिया गया और उस जगह की मरम्मत का काम तेजी से किया गया। इलाके के लोगों ने बदहाल पड़ी इस सड़क के मुद्दे को उठाने के लिए न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया। न्यूज़ 18 इंडिया नेटवर्क 18 का जो चैनल है, इन्होंने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारी इस बात को उनके माध्यम से पूरे देश के सामने रखा। मैं उनका आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 9 अक्टूबर की रात को हुए हादसे में महिला डॉक्टर की मौत के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा था और अगले ही दिन उन लोगों ने सड़क जाम कर वहां हंगामा भी किया था। 100 बात की एक बात यह कि न्यूज़ 18 ने जब गड्ढों की वजह से हादसे का शिकार हुई डॉक्टर की मौत की खबर दिखाई तो प्रशासन नींद से जागा, जिसके बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू हुआ। जिस कंपनी पर सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी है उसके खिलाफ भी केस दर्ज करने का पुलिस ने दावा किया। हरियाणा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में किसानों से किए कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस पार्टी कुछ वक्त बाद ही पलट गई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र रखा, जिसे हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद और भूपिंदर सिंह हुड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने एक साथ जारी किया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 24 घंटे के अंदर किसानों की कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन जब पत्रकारों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की मिसाल देते हुए इस वादे से जुड़ा सवाल पूछा तो गुलाम नबी आजाद के सुर बदल गए और वो किसानों से किए गए वादे का सही मतलब समझाने लगे। यहाँ हरियाणा के अंदर भी वो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कर्जे को माफ करना। फिर वो 24 घंटे का 24 दिन भी हो सकता है, लेकिन प्राथमिकता की बात है, कमिटमेंट की बात है। हम जब तुरंत कहते हैं तो तुरंत तो इसी वक्त तो नहीं होता है ना। कांग्रेस के दूसरे नेता भी किसानों की कर्ज माफी की समय सीमा पर खुलकर बोलने से बचते दिखे और किसानों के विश्वास का हवाला देकर अपना वादा पूरा करने का भरोसा दिया। कांग्रेस अगर कहती है कर्जा माफ, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी लगभग 78 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया था पूरे देश में किसानों का। तो उन्हें कांग्रेस की इस बात पर भरोसा होता है कि अगर कांग्रेस कह रही तो जरूर होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के पीछे किसानों के कर्ज माफी के वादे को बड़ी वजह माना गया और पार्टी हरियाणा में भी यही दांव खेलकर जीत हासिल करना चाहती। कांग्रेस ने यहाँ लिख तो दिया है, लेकिन जब उनसे कैमरे पर पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा वो कर पाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि शुरुआत की जाएगी कि जब कैबिनेट बनेगी, मुख्यमंत्री जब बन जाएंगे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तब इस पर विचार किया जाएगा। तो ये जो वायदा यहाँ पर किया गया है कि 24 घंटे के अंदर पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चंद ही मिनटों में यू टर्न ले लिया है। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के अलावा दूसरे तबके के लोगों को भी रिझाने की कोशिश की गई और उनके लिए वादों का पिटारा खोल दिया गया, जिनमें महिलाएं, युवा और पिछड़े वर्ग के लोग शामिल। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में मॉब लिंचिंग से जुड़ा बड़ा वादा भी किया गया और सत्ता में आने के बाद मॉब लिंचिंग पर हरियाणा में कड़ा कानून बनाए जाने की बात कही गई। इसके अलावा कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग का अपराध साबित होने पर आरोपियों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने का भी वादा किया। एक तरफ कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग पर कड़ा कानून बनाने का वादा किया तो दूसरी ओर गायों की बेहतरी के लिए भी कई योजनाएं लागू करने का भरोसा दिया और हर विधानसभा क्षेत्र में गौशाला खोलने का वादा किया, जिसके लिए घोषणा पत्र में सालाना बजट की बात भी कही गई। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं का खास ध्यान रखते हुए उन्हें रोजगार में 33% आरक्षण देने का वादा किया। साथ ही पत्नी के नाम मकान होने पर हाउस टैक्स में 50% तक की छूट देने का भी ऐलान किया गया।
सौभाग्य की एक बात यह कि हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी और एक बार फिर किसानों पर सबसे बड़ा दांव खेला है। हालांकि कर्ज माफी की समय सीमा पर पूछे गए सवाल में कांग्रेस उलझ गई। अमेरिका के टेक्सास में फेरारी कार चला रहे मुक्केबाज एरोल स्पेंस जूनियर एक भीषण हादसे का शिकार हो गए। रफ्तार काफी तेज होने की वजह से उनकी फेरारी बेकाबू हो गई और वो हवा में कलाबाजियां खाते हुए सड़क के दूसरी तरफ जाकर पलट गई। देर रात होने की वजह से पूरी सड़क सुनसान थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार फेरारी पलटते हुए सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई। फेरारी की रफ्तार इतनी मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनिया गांधी पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने ये बयान हरियाणा में चुनाव प्रचार के समय दिया। राहुल बाबा ने अध्यक्षता छोड़ दी और कहने लगा कि भाई नया अध्यक्ष लाओ। कौन लाओ? गांधी परिवार से बाहर का लाओ। हमें लगा बात तो अच्छी हुई, परिवारवाद से दूर हटना ये अच्छी बात है। हट जाए तो आखिर दूसरे विरोधी आदमी की अच्छी बात की भी सराहना करनी चाहिए ना, करनी चाहिए कि नहीं? अब अच्छी बात थी, लेकिन ये लोग सारे देश में लगे घूमने कि कांग्रेस के अंदर कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए, इनको नेशनल प्रेसिडेंट अच्छा सा मिल जाए। ढूंढते ढूंढते 3 महीने बता दिए और 3 महीने बाद कौन बना? कौन बना? सोनिया गांधी। फिर वही गांधी परिवार के खोदा पहाड़ निकली चुईया और वो भी मरी हुई। एमपी के श्योपुर के दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर उस समय भड़क गए जब कार्यकर्ता उनका स्वागत करते समय उन्हें नसीहत देने लगे। दरअसल कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जब सिंधिया से कहा कि आप उन नेताओं के घर जा रहे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस हारती है, इस पर सिंधिया भड़क गए और कार्यकर्ताओं से बोले कि उन्हें कहां जाना चाहिए और कहां नहीं ये वो खुद तय करेंगे। करोगे कि मैं कहां जाऊंगा? मैं तय करूंगा, तुम नहीं तय करोगे। जितना जल्दी समझोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है? यूपी के सहारनपुर में कुछ लोगों ने मकान में घुसकर एक परिवार पर हमला कर दिया। बताया गया कि दोनों पड़ोसियों के बीच संपत्ति का विवाद था, जिसकी वजह से दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने अपने पड़ोसी के मकान में घुसकर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक मकान के बाहर हंगामा करते दिखे। कुछ देर बाद एक लड़के ने मकान की गेट को लात मार कर खोल दिया और अंदर घुस गया। बाकी लोग भी उसके पीछे मकान के अंदर चले गए और वहाँ मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने उन्हें रोकने की कोशिश कर रही महिलाओं के साथ भी जमकर मारपीट की। दोनों पक्ष के लोग काफी देर तक एक दूसरे से उलझे रहे। मारपीट में महिलाओं के साथ एक आदमी के घायल होने का दावा किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भड़के एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न है, न ही कभी बनेगा। मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत भारत को हिंदू राष्ट्र बताकर इतिहास को मिटा नहीं सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि भागवत हमें विदेशी मुसलमानों से जोड़ने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उनकी भारतीयता कम नहीं होगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू सर्वोच्चता उनके लिए अस्वीकार्य है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। मोहन भागवत ने भुवनेश्वर में एक दिन पहले दावा किया कि आरएसएस समाज में बदलाव के लिए काम कर रहा है और हिंदू राष्ट्र होने की वजह से ही मुसलमान यहाँ सबसे ज्यादा सुखी हैं। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं और इसलिए हमारा हिंदू देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू संगठन कर रहा है। मोहन भागवत के इस बयान पर बीएसपी ने ऐतराज जताते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जब से भाजपा सत्ता में आई है, लिंचिंग का दौर बढ़ा है। हमने ये भी देखा कि दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं के साथ अत्याचार, जुल्म और बलात्कार हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी भागवत के बयान पर भड़क गई और आरएसएस के बहाने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। उनकी देखरेख में आज की तारीख में जो सरकार चल रही है
उसके इकदाम से तो लगता है कि वो पक्षपात वाली सरकार है।